ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। तो ये कौन है जिसने ये जानकारी दी है? तो अटलांटिक काउंसिल है। अटलांटिक काउंसिल ने क्या कहा है कि उसने वेलकम करते हुए 2033 के लिए कहा है कि भाई अभी आप 2023 सोचकर खुश मत होइए, 2033 में हम आपका सीधा स्वागत करते हैं। उस समय दुनिया कैसी दिखेगी, और इस बात के लिए इन्होंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बुलाए। और अब मैं 2033 की दर्शन कराता हूं आपको आज के नजरिए से। किसके नजरिए से? अटलांटिक काउंसिल के नजरिए से। अटलांटिक काउंसिल क्या है? 160 दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजर में 2033 की दुनिया। 2033 की दुनिया किसने बनाई? अटलांटिक काउंसिल ने। अटलांटिक काउंसिल कहां का है? अमेरिका का है। कब से बना हुआ है? 1961 से बना हुआ है। और इसकी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस रही हैं वो पहले भी काफी ज्यादा वैलिड रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब इसकी बातों को आगे जानते हैं। देखिए, इन्होंने 167 एक्सपर्ट्स अपने द्वारा इनवाइट किए दुनिया भर के देशों से। जिन एक्सपर्ट्स को इन पर बुलाया गया उनमें से बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए थे, कुछ सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए थे, कुछ अमेरिका से थे, कुछ नॉन अमेरिका से थे। दुनिया भर के सभी क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के लोग इनने आमंत्रित किए और उनसे कहा कि हम आपके सामने कुछ दुनिया के बेसिक सवाल रखते हैं, आपका एनालिसिस उनको लेकर क्या है। क्योंकि हमारा सीधा सीधा टाइटल पहला पाकिस्तान है तो हम पहले इसी को कवर कर लेते हैं। उनका पाकिस्तान को लेकर नजरिया यह था कि भाई पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। सीधी सी बात यह है कि यदि हम पाकिस्तान का पास्ट इतिहास उठाकर देखते हैं तो चाहे आप शहबाज शरीफ देख लें, इमरान खान देख लें, या उससे पहले शाहिद कब्बार अब्बासी देख लें, किसी को भी उठाकर देख लें, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री तो इनके बदल गए। तो जो देश अपनी राजनीतिक रूप से इतना अस्थिर हो, जहां लोकतंत्र के नाम पर हर दिन सरकारें बदलती हों और जब सरकार ना चल पाए तो सेना जाकर शासन ले ले, ऐसी स्थिति तो बहुत समय से देखते आए हैं। लेकिन आने वाले 10 साल में यह पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे इनमें सबसे बड़ा कारण यह बन रहा है कि इसने जितने भी दुनिया भर के लोन लिए हैं, या फिर जो इसके पास अभी व्हीट का शॉर्टेज आया है और उस कारण से ये दुनिया भर के जो कर्जे ले रहा है, वो कर्जे फिलहाल की सरकारों को तो बचा रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ दुनिया भर में जाकर के अपने लिए मदद मांगकर जो ला रहे हैं, उस मदद से फिलहाल की रशिया और पाकिस्तान 2033 तक पूरी तरह कोलैप्स कर जाएंगे। आप पूछेंगे कोलैप्स कर जाएंगे इसका मतलब क्या है? मतलब वो नहीं रहेंगे जो वो पहले थे। बोले अच्छा, जैसे मैंने कहा जैसे 1991 में सोवियत रूस कोलैप्स किया था और बनकर नए 15 देश आ गए थे, जिनमें से रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उधर की तरफ बाल्टिक कंट्रीज, यूक्रेन जैसे देश बने थे। ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि रशिया फिर से एक बार कोलैप्स करेगा 2033 तक, और वहीं पाकिस्तान भी 2033 तक कोलैप्स करेगा। अरे हम तो पहले ही कहते हैं कि आपका बलूचिस्तान छूटकर भागने को तैयार है, उधर टीटीपी आपका सिंध वाला जो क्षेत्र खैबर पख्तूनवा वो उसको अलग लेकर बैठने को तैयार है, इधर जो पीओके आपने जबरदस्ती ले रखा है वो कभी भी फिर गई नजरें तो इधर चली जाएंगी। यानी कि देयर विल बी नो मोर पाकिस्तान। लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन क्या है? 2033 का है। तो 2033 का प्रेडिक्शन कैसे बना वो भी हम आपको बताएंगे। कौन है ये थिंक टैंक जिसने ऐसी बात करी वो भी हम आज के सेशन में आपको बताएंगे। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम आपसे क्या कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में आई हुई व्हीट शॉर्टेज है ना, उस व्हीट शॉर्टेज के कारण जो स्थिति हुई वो मैंने आपको बताई। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और अपने साथ ले गए बिलावल भुट्टो को, और ये लेकर पहुंच गए जिनेवा। वहां जाकर पहुंचे कि भैया हमें मदद दे दो। मदद के नाम पर इन्होंने वहां पर सभी लोगों को साथ बिठाया और बिठा करके वहां पर पैसे मांगने शुरू किए। लोगों ने इनको अपनी तरफ से मदद देना शुरू किया। 9 जनवरी की बात है। वहां पर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपको $93 मिलियन दे देंगे, जर्मनी ने कहा हम $88 मिलियन दे देंगे, चाइना ने कहा हम $100 मिलियन दे देंगे। यानी इस प्रकार से इनको दान हो रहा था धन। ऐसे ही आईडीबी ने कहा कि हम आपको $4.2 बिलियन दे देंगे। ऐसे वर्ल्ड बैंक ने कहा हम $2 बिलियन दे देंगे। जैसे होता नहीं है कि हाँ भाई कितना दे दोगे, बोले दो भाई इसको इतना रुपया दे देंगे सब। भाई ये सब पैसा सोच करके पाकिस्तान में एकदम माहौल टाइट हो गया। ऐसी स्थिति में मरियम नवाज जो इनकी मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी तरफ से कहते हुए कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाकर के अब यूएई भी गए हैं, वहां के प्रेसिडेंट से मिले हैं, और वहां पर यूएई जाकर के उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो अगले समय हमको $2 बिलियन का लोन और दे देंगे, $1 बिलियन का लोन ऐड और कर देंगे। भाई साहब, इन्होंने पैसे इतने गिना दिए कि लोगों को लगा यार पाकिस्तान के पास जहां 15 दिन का भी पैसा नहीं था, उसके पास $8 बिलियन एक साथ आ गए। वाह, मजा हो गया। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, इतना कंसंट्रेशन के साथ आप थोड़ा सा समय अगर निकाल कर आ चुके हैं तो एक 2 सेकंड का काम है, खट से जाइए, राइट हैंड कॉर्नर पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबा दीजिए। एक भी पैसा नहीं लगता है उसमें, हाँ, लेकिन हमारा मोटिवेशन आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरा काम इतना सा है, सब्सक्राइब कर रखा है और आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए
कंटेंट में मेहनत टीम ने जबरदस्त की है, ठीक। लेकिन जब बाहर निकल के आया तब ये है, और वो पता अपन ने नहीं लगाया। पाकिस्तान का ही एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है द डॉन, उसने जानकारी बाहर निकाल कर क्या बताई कि इनको जो लोन मिल रहा है 10 अरब डॉलर के आसपास का, उसमें से 90% इनको कर्जा मिला है। कर्जा मिला है से मतलब समझिए, देखिए अगर आपके यहां क्राइसिस आया हुआ है तो क्राइसिस के समय आप गए थे लोगों से मदद मांगने के लिए कि भाई हमारे देश को संकट से बाहर निकालो, लेकिन दुनिया ने ऐसे वक्त पे भी इनको कर्जा दिया। कर्जा देने का मतलब समझते हैं आप, जिसका रीपेमेंट करना होगा। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए तो वैसे ही जैसे आप पावर प्लांट बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, रोड बेच रहे हो, सब वैसा ही आपको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका मतलब आप यूं समझिए कि जो शहबाज शरीफ अभी लेकर के अपना ताम तमूरा उठाकर, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल्स में यह दिखाया गया कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत, क्योंकि उन्हें मिल गया बहुत बड़ी मात्रा में लोन, अब वो डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। अच्छा, हम तो 4 दिन पहले इनको दिवालिया कर चुके थे, लेकिन अब मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में कहानी कहां जाकर अटकी। तो हुआ यह कि पिछले हफ्ते जब ये जिनेवा गए थे तो वहां क्लाइमेट समिट हो रही थी। शहबाज शरीफ 20 लोगों का डेलीगेशन लेकर यहां पहुंचे और अपने मुल्क में आई हुई बाढ़ को लेकर के लोगों के सामने बयानबाजी करने लगे। कहने लगे कि देखिए क्लाइमेट चेंज के चलते हुए हमें बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है और विकसित देश इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन अपने द्वारा तरक्की करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है और पॉल्यूशन की वजह से पर्यावरण बिगड़ता है। पर्यावरण बिगड़ा और आकर के हमारे ऊपर टूट गया। ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर $30 बिलियन का नुकसान होया, और ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप हमको मदद करें। 40 देश और इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि चिंता ना करो, जब तुम यहां आकर के कहने लगी गए हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में जब भी पर्यावरण को लेकर समिट होती हैं, वहां पर लोग इस तरह से आते हैं जैसे बोली लगाने वाले आते हैं ना, वो देश के नागरिक होते हैं, देश के राजनेता होते हैं बाकायदा, और वहां पर ऐसे ऐसे लंबी लंबी फेंक के जाते हैं, हाँ हम तुमको इतनी मदद दे देंगे, हाँ हम तुमको। वास्तविकता में वो कभी धरातल पर आता नहीं है। चाहे आप उठा करके UNFCCC की मीटिंग उठाकर देख लो, उसमें भी क्लाइमेट फंड का डिक्लेरेशन तो जाने कब से हो रहा है कि हाँ हम क्लाइमेट फंड बनाएंगे, क्लाइमेट फंड बनाएंगे, $100 बिलियन का क्लाइमेट फंड बनाएंगे। पेपर पर कभी धरती पर उतर के कभी नहीं आता वो, क्योंकि जब जाकर के ये वादे अपने देश में सरकारों को बताने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है ना जी, अगर मान लो कि एक बार के लिए आप मंत्री हैं आप आए जिनेवा क्लाइमेट समिट में बोलकर चले गए कि जा पाकिस्तान ऐश कर, मैंने तेरे को $2 बिलियन दिए। आप मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप $2 बिलियन दे के आ गए। अब आपको अपने देश में आना पड़ेगा और जो आप वादा करके आए हो उसको संसद से रेक्टिफाई कराना पड़ेगा कि हाँ मैं वादा तो कर आया, पैसा कैसे दूंगा। तो फिर आपके देश की संसद उस मामले को अगर रेटिफाई करती है तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो वादों का क्या है, ये तो ऑन पेपर ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में 40 देशों ने और इंस्टीट्यूशन ने वादा कर दिया कि साहब चिंता मत करो, हम आपको पूरी तरह फाइनेंशियल मदद देंगे, $10 अरब की मदद दे देंगे, आप चिंता मत करो। ऐसी स्थिति में ये जब कटोरा लेके बैठे थे, इनके बीच में एंटोनियो गुटेरस भी साथ में थे। आप देख सकते हैं, इस दृश्य को देखकर यह लग रहा है कि इनको कंपनी इसलिए दी जा रही है कि हाँ ये मांगने वाली चेयर पर बैठे हैं तो चलो इनको थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं, UN भी तुम्हारे साथ है कि क्लाइमेट से तुम्हें नुकसान हुआ है। मजेदार बात यह हो गई कि मांग तो रहे थे खैरात, लेकिन सामने वालों ने कर्ज दे दिया। यानी ये मांगने तो गए थे ये कहने के लिए कि साहब हमें मदद दे दो, हमको पैसा रिटर्न में देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उल्टा हो गया। इनको जो पैसा मिला वो कर्ज के रूप में मिल गया, यानी इनको वो चुकाना पड़ेगा। और ये बात जो है ये इनके खुद मंत्री ने स्वीकार कर ली, जिसका नाम है इशहाक डार, जो कि वित्त मंत्री है। और वो कैबिनेट मिनिस्टर जब मीडिया के सामने आया तो उसने कहा कि हम जो $10 अरब लेने पहुंचे थे उसमें से हकीकत में हमें $8.7 अरब तो कर्ज मिल रहा है, जो कि जिनेवा में बिना शर्त की अपील की। हमने ये कहा कि भाई इसमें कम से कम कंडीशन तो हटा दो, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी नहीं हटाई। 3 साल के अंदर रिटर्न करने का बात कह दिया, यानी बिना शर्त के हमसे कहा गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पैसा हमको हो सकता है जल्दबाजी में लौटाना पड़ेगा, 3 साल के अंदर होना लौटाना पड़ेगा। ये खबर कौन निकाला? पाकिस्तान का ये एक अखबार है जिसका नाम है द डॉन। उसने अपने द्वारा ये खबर निकालते हुए लोगों के सामने बात रख दी। बोले बात ऐसी है, ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, ये फिर से जाकर कर्जा लेकर आ गए और कर्जा भी इनको अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, फिर किसी ने पूछा, बोले सर एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में तो ये सऊदी भी गए थे वहां से निकलकर, उसका क्या हुआ? बिल्कुल, इंडिया मीडिया में भी बहुत अच्छे से छपा था कि पाकिस्तान को सऊदी का मिला साथ, सऊदी ने इनको दे दिया $5 अरब का लोन। अरे भैया ऐसा भी नहीं हुआ। आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान के पास $4.5 अरब का जो फॉरेक्स है उसमें से ऑलरेडी $3 अरब सऊदी ने इनके यहां पर पार्क करके रखा हुआ है। मैंने पहले भी समझाया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास घर में गाड़ियां ज्यादा हैं, मैं आपकी पार्किंग में खड़ा कर दिया। आपके यहाँ घर पर रिश्तेदार आएंगे तो इमेज तो आपकी बन जाएगी कि आपकी पार्किंग में बहुत अच्छी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन किसी ने जांच लिया कि भाई साहब ये गाड़ी है किसकी, तो बोले भाई साहब पड़ोस वालों की है। एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रखा था। सऊदी अरब ने अपनी तरफ से $3 अरब इनके अकाउंट में डाल रखे थे कि यूज नहीं करना है, रख ले, देखकर राजी हो ले, कोई तुझसे ये ना कहे कि तू दिवालिया हो गया, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। लेकिन अब जब ये पहुंचे तो इनको ऐसे ही रखने के लिए $2 अरब और टिका दिए कि ये पकड़ो, ये भी रख लो, और ऐसा करो कि इस पैसे को भी अपने यहां पर अपने
अपने अकाउंट में जमा करके रख लो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ऐसे पैसे का कोई करेगा क्या, आपने बैंक के अकाउंट में धर दिए, इससे लाभ क्या है? अजी लाभ भी है इसका। लाभ यह है कि आपके पास चाबी है उसकी, लेकिन आपको उसका वो बरकरार रखना है, यानी चला करके गाड़ी को गैराज में वापस खड़ा रखना है। यानी अगर आपके अकाउंट में $5 अरब डाल दिए तो वो $5 अरब एनी टाइम अकाउंट में दिखने चाहिए। मतलब आपने सरकारी लोगों को सैलरी में वो तनख्वाह दी, वो तनख्वाह घूमकर वो बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, इस प्रकार की सर्कुलेशन में वो मनी दिखती रहनी चाहिए। यानी सऊदी अरब का द्वारा जो दिया गया पैसा है वो अकाउंट में पूरे टाइम बरकरार रह जाए, ऐसा सऊदी अरब चाहता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। तो ये टोपी इनको फिर सऊदी अरब ने पहना दी है, ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि इनके साथ में पूरी तरह खेला हुआ, इनकी चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं। ये तो हुआ पाकिस्तान का जिक्र खत्म। अब बात करते हैं रूस की। देखिए आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सेक्टर्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। टेक्निकली होता क्या है कि मैं चाहता तो सेशन यही एंड हो जाता, लेकिन हमारी टीम और हम आपको चाहते हैं कि जब चर्चाएं हो ही रही हैं तो पूरी दुनिया ही लपेट दें एक ही सेशन के अंदर। अब करते हैं सेशन चर्चा आपके सामने रशिया के बारे में। साथियों रशिया के बारे में अटलांटिक काउंसिल का बहुत जबरदस्त एनालिसिस रहा और उसने क्या कहा कि देखिए रशिया जो है ना वो 2023 तक 40% लोगों का मानना है कि कोलैप्स कर जाएगा 33 तक। बोले क्यों कोलैप्स कर जाएगा? बोले बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि रशिया पहली बार कोलैप्स होने वाला नहीं है। बोले इससे पहले ये 1920 के आसपास जब यहां पर साम्यवाद आया था तब कोलैप्स किए थे। 1991 में जब यहां पर यूएसएसआर टूट करके 15 देश बना था तब भी यहां पर कोलैप्स किए थे। यानी रशिया का टूट कर बिखरना कोई नई बात नहीं है, एक बार और टूट जाएगा। आप कहेंगे इतनी बात इतनी आप जिम्मेदारी से क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए कह रहे हैं, देखिए रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की थी 24 फरवरी के दिन, तो उसको उम्मीद थी कि 10-15 दिन के अंदर सारा मामला समेट के मैं साइड में हो जाऊंगा। ले ये बताइए अगले 10 सालों के अंदर जो देश फेल मारने वाले हैं उनमें तो अफगानिस्तान का नाम भी है। बोले हाँ, तो बोले अफगानिस्तान तो सबके सामने प्रूवन है कि वो फैलेगा। तो बोले चलो छोड़ो उसका डिस्कशन हम ले नहीं रहे। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा सवालों में बहुत बड़ी जो पूछी गई वो ये थी, क्या लगता है अगले 10 सालों में 2033 तक न्यूक्लियर वेपन किन देशों के पास हो जाएगा? देखो ईरान के बारे में आप सबको पता है क्योंकि ऑलमोस्ट ईरान के बारे में सब लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। इवन अमेरिका उसके ऊपर काटसा लगा चुका है, इतने सारे प्रतिबंध लगा चुका है और ईरान खुल के सामने आ चुका है कि हाँ भाई अपने पास न्यूक्लियर वेपन है और हम पूरी तरह से लग रहे हैं इसके अंदर। मतलब अगस्त 4 को उसने कह दिया था हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब तुमको जितने सैंक्शन लगाने लगा लो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जो अब तक न्यूक्लियर वेपन के बिना था वो इन दिनों जाकर बैठ गया है किसके साथ? चीन के साथ। और आपको याद होगा चीन ने अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर सऊदी अरब से दोस्ती करते हुए उसके यहां पर इतना ग्रांड वेलकम लिया जो हमने आपको सेशन में बताया था। बाइडेन की तो बेइज्जती हुई थी सऊदी के अंदर और चीन का वेलकम हुआ था। बड़ा कारण जो इसका था वो ये था कि सऊदी चाहता है चीन की मदद से न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना। तीसरा देश जो 2033 तक न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा वो है साउथ कोरिया। मुद्दा आज हम आपको अपने एक और सेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। रीजन क्या है? रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के मसले के अंदर अमेरिका ने उसको साउथ कोरिया को न्यूक्लियर की तरह से मदद करने से इनकार कर दिया था। साउथ कोरिया पलट गया है। आज ही का अपडेट है, मैं आपको आज रात के सेशन में कराऊंगा। कहने का मतलब क्या हुआ? साउथ कोरिया खुलकर सामने आ गया कि भैया अपन को चाहिए न्यूक्लियर वेपन। उधर की तरफ जापान ने अपना बजट पहले ही बढ़ा दिया है कि हम तो बनाएंगे, यानी कि आने वाले 10 साल में दुनिया के कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। उसकी खबरें आप यहां पर देख सकते हैं ना। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। अब सवाल यह बनता है जब न्यूक्लियर वेपन होंगे तो क्या अगले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाएगा क्या? तो इन बुद्धिजीवियों का कहना यह था कि 58% लोगों का कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन कोई भी यूज नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है अगर किसी के चांसेस हैं तो रशिया के हैं और नॉर्थ कोरिया के हैं। देखिए नॉर्थ कोरिया को तो आप और हम भी मानते हैं कि हो सकता है कि यह जाकर के न्यूक्लियर वेपन का उपयोग कर ले। हालांकि रशिया ने खुद की तरफ से मना कर दिया हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, पागल प्राणी है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल इनसे और पूछा गया कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा? 12% लोगों ने कहा हां कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या के अंदर यानी 58% लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस बात से थोड़ा एग्री हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि चीन और ताइवान उतना आसान रिश्ता नहीं है जितना आसान समझ रहे हैं कि जाए और गड़प के खा गए। इसका मतलब यह मामला अभी तक भी अगले 10 सालों में भी अटक के रहने वाला है, ऐसा बुद्धिजीवियों का मानना है। हो सकता है आप इन बुद्धिजीवियों को वैल्यू ना दें, लेकिन दुनिया की नीतियां इन्हीं बुद्धिजीवियों के बताए हुए पॉइंट्स पर बनती हैं, ठीक है।
एक बड़ा सवाल जो यहां पर पूछा गया वो ये था कि यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट काउंसिल है उसके अंदर किस देश को परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है। तो उसके अंदर 64% देशों ने कहा कि कोई भी नया देश, 64% मेंबर्स ने कहा कोई भी नया देश इसके अंदर ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर ऐड हुआ तो वो पहला देश इंडिया होगा। यानी यहां पर विदेशियों का या फिर बुद्धिजीवियों का यह मत है कि अगर कोई देश यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाने में कामयाब हुआ तो वो इंडिया होगा, फिर जापान और फिर ब्राजील होगा। मैं आपको बता दूं साथियों कि दुनिया के देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता में भारत को स्थायी प्रतिनिधि देखना चाहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में से 4 परमानेंट मेंबर एनी टाइम अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया हमारे साथ हैं, लेकिन चाइना ही है जो कि टांग लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि इंडिया को परमानेंट मेंबर के रूप में देखना नहीं चाहता है। जैसे ही चाइना हमारे साथ होगा और इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाएगी, देखना होगा अगले 10 सालों में यह चीज कहां तक पहुंचेगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को जो इतनी सारी भर करके जानकारियां दी गई हैं ये पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो आपसे इतना सा ही तो मांग रहे हैं भाई कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कमेंट और कंटेंट हम आपको बेहतरीन देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, अपने